ये तो प्रथम पड़ाव था। अब जनता भी पर्याप्त बैठी है, मंच भी सज चुका है, तो अब मैं एक परिचयात्मक भाषण के लिए प्रथम वक्ता के रूप में इस पुस्तक में जिस व्यक्ति की तस्वीर थी और इस बैकड्रॉप में जिस व्यक्ति की तस्वीर है, उनके ही पौत्र सुधींद्र पांडे को बुलाना चाहूँगा, जो कि अगर कहा जाए कि आज शाम के स्वागताध्यक्ष हैं तो गलत नहीं होगा। सुधींद्र जी आप आए। उससे पहले इनके व्यक्तित्व की तो अहम बातें मैं बता दूं। इस कार्यक्रम की रूपरेखा में जब भी हम लिस्टों का जिक्र कर रहे थे कि 1857 के क्रांतिकारी और उनके वंशज और समाज के तमाम लोग, तो उन लिस्ट में ये हमेशा इस बात का ध्यान रख रहे थे कि कोई भी नाम है तो उससे पहले श्री और उसके बाद जी। तो ये इनके पारिवारिक संस्कार है। और दूसरी बात जो इन्होंने मुझे बताई कि इनके बाबा ने इनसे कहा था, जो कि क्रांतिकारी थे, उनके बाबा ने कहा था इनके घर में बड़ा बगीचा है, बागवानी का शौक है। इनके बाबा ने ये बात कही थी कि जमीन से हमेशा तुम लेते हो, इसको कभी कुछ दो भी। तो वो बहुत कुछ वो कर रहे हैं इस संदर्भ में, तो ये उनको प्रेरणा मिली और सुधीर जी उस पर काम करें। सुधीर जी आप आए। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि हमारे न्यायमूर्ति अनिल वर्मा जी और शाहजहांपुर से आए शहीद अशफाक उल्लाह खां के पौत्र अशफाक उल्लाह खां जी, और यहाँ पर शहर देश के विभिन्न भागों से आए हुए क्रांतिकारी और सेनानी परिवारों के वंशजगण और कानपुर के तमाम प्रबुद्ध नागरिकों को मैं भारत की जो रेवोल्यूशनरी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात यानी क्रांतिकारी राजधानी के नाम से जाने वाले शहर कानपुर में आप सभी का नमन वंदन और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बहुत समय अभी करीब 1 महीने के पहले कुछ एक कार्यक्रमों में जब हम लोग गए तो सभी के मन में ये विचार आया कि क्रांतिकारी सुरेंद्र पांडे जी के बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए, जैसा उनका कृतित्व था, जैसा उनका व्यक्तित्व था, उसके मुकाबले हमारे पास कुछ न कुछ साहित्य और लोगों के बीच में जानकारी का अभाव है। तो इसमें कुछ प्रयास करना चाहिए। और ऐसे कई लेखक हैं देश के जाने माने, सुधीर विद्यार्थी जी हैं जिन्होंने 50 से अधिक किताबें लिखी। उनका ऐसा विचार था कि इस पर काम होना चाहिए। और ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इतिहास के विभागाध्यक्ष रहे और जो भगत सिंह के ऊपर जिन्होंने बड़ा काम किया है, प्रोफेसर चमन लाल, तो उन्होंने स्वयं मुझसे कहा कि उन पर कुछ करना चाहिए। और इसके लिए मैंने कहा सबसे अच्छा प्रयास यही होगा कि उनकी जयंती पर देश के विभिन्न भागों से धीरे धीरे, पहले तो मैंने सोचा एक कानपुर के स्तर पर कुछ काम करते हैं, लेकिन फिर ऐसे ही कारवां बढ़ा और शहर से हम पहुंचे प्रदेश, और प्रदेश से फिर मुझे ऐसा लोगों से प्रेम और स्नेह मिला कि प्रदेश के बाहर के भी क्रांतिकारी परिवारों के वंशजों ने निमंत्रण स्वीकार करके यहाँ पे आने का निर्णय लिया। ये बहुत ही आनंद का विषय है। तो इसको फिराक गोरखपुरी का एक बहुत अच्छा शेर है कि सर ज़मीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक मन काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। तो अब जैसे जिस काफिलों से हिंदुस्तान बना, उसी तरीके से हर प्रांत से आए हुए लोगों के कारण आज ये अलग एक छोटा सा हिंदुस्तान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस सब के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। अब थोड़ी सी बातें उनके जीवन पर, मैं कुछ उनकी जन्म और बाकी और चीज़ों के बारे में तो आपको एक पुस्तिका दी जाएगी, तो उससे आपको जानकारी मिलेगी। मैं उनके जीवन की 2-4 प्रमुख घटनाएं ऐसी हैं जिनके माध्यम से आपको कुछ बताना चाहूँगा। उनका प्रारंभिक जीवन, जो क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत कानपुर का पीपीएन इंटर कॉलेज है, तो 4 मित्रों की एक टोली थी और उसके सदस्य कौन थे? बटुकेश्वर दत्त जी, अजय घोष जी, विजय कुमार सिन्हा जी और सुरेंद्र पांडे जी। ये लोग मिलकर के कानपुर जिम्नास्टिक क्लब नाम से एक संस्था बनाते हैं, जिसमें व्यायाम और देश प्रेम की आपस में रह करके ये लोग मिलजुल करके इसकी प्रेरणा विद्यार्थियों को देते हैं। यहीं पर इनको मार्गदर्शन मिलता है सुरेश भट्टाचार्य जी का, जो बाद में
इसके बाद ये कारवां बढ़ते हुए डीएवी कॉलेज पहुंचता है और जुड़ते हैं फिर कुछ नाम जो इस शहर के क्रांतिकारी आंदोलन के पुरोधा रहे हैं, जैसे शिव वर्मा जी, जैसे जयदेव कपूर जी, महावीर सिंह जी और गया प्रसाद जी, राम दुलारी त्रिवेदी जी, ऐसे बहुत से नाम, और ये आगे बढ़ता चला जाता है। फिर यहाँ से बढ़ते बढ़ते जब इसके बाद ये आकार लेता है तो यही सब क्रांतिकारी भगत सिंह कानपुर उनका आना होता है विद्यार्थी जी के पास, और विद्यार्थी जी के पास जब वो प्रताप में काम कर रहे होते हैं तो इन्हीं क्रांतिकारियों से मिलने के बाद ये क्रांतिकारी आंदोलन और दिशा लेता है और ये 1928 में जन्म लेता है HSRA, जिसके 10 संस्थापक सदस्यों में 5 सदस्य कानपुर के थे। ये कितनी बड़ी बात है। विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा जी, जयदेव कपूर, सुरेंद्र पांडे और ब्रह्मदत्त मिश्र, पूरे देश के 10 क्रांतिकारी 5 कानपुर से जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और कानपुर का नाम यहीं से पड़ता है, रेवोल्यूशनरी कैपिटल ऑफ इंडिया। कानपुर यहीं से देश में अपनी पहचान बनाने लगता है। और इसके बाद बड़ा प्रसिद्ध लाहौर षड्यंत्र केस, जिसमें देश के भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी, तमाम क्रांतिकारियों को उसमें आजीवन कारावास, काला पानी, उसमें भी कानपुर शहर के लोगों की संख्या कुल 20 लोग हैं और 8 लोगों की जन्मभूमि या कर्मभूमि कानपुर है। कानपुर यहाँ भी बाजी मारता है और हर क्रांति के कार्यक्रमों में कानपुर का नाम हमेशा से आगे रहता है। तो उसी से जुड़ी एक घटना है, बहुत अच्छा उनका सहयोग है भगत सिंह जी के पास। जब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का मुकदमा चल रहा होता है तो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं शालिग्राम शुक्ल को भेजते हैं लाहौर। और क्यों भेजते हैं? क्योंकि उनको कुछ संदेश का आदान प्रदान करना होता है। और समस्या क्या थी कि केवल परिवार के लोग ही उनसे मिल सकते हैं। तो सुरेंद्र पांडे जी के भाई बन के जाते हैं शालिग्राम शुक्ल और भगत सिंह और सुरेंद्र पांडे जी से जब कोर्ट में जा रहे होते हैं तो इन दोनों क्रांतिकारियों से मिलते हैं। और दोनों के गले में उस समय चूंकि कम्युनिस्ट आंदोलन बड़े जोरों पर था तो लाल रुमाल बंधा हुआ था, तो वो उनसे उनकी निशानी मांगते हैं। तो दोनों क्रांतिकारी अपनी निशानी शालिग्राम शुक्ल को सौंप देते हैं। तो उसके बाद शालिग्राम शुक्ल भगत सिंह से कहते हैं कि मैं आपके सिग्नेचर चाहता हूँ, दस्तखत चाहता हूँ, ऑटोग्राफ चाहता हूँ। तो कहते हैं लाओ, इसमें मैं तुम्हारे भाई का नाम लिख दूँ। तो भगत सिंह उसमें, चूंकि सुरेंद्र को वो सुरिंदर बोलते हैं, तो भगत सिंह उसमें लिखते हैं सुरेंद्र नाथ होता है तो लिख देते हैं सरेंडर नॉट। तो ये भगत सिंह का जो दल को संदेश देने का तरीका था, तो वो यह सुरेंद्र नाथ से सरेंडर नॉट बनता है। और दल में यह आता है कि अब तो क्रांतिकारी जिन्होंने सरेंडर कर दिया, भविष्य में अब हमें सरेंडर नहीं करना है, क्योंकि अंग्रेज सरकार से किसी भी प्रकार की दया या किसी भी प्रकार की रहम की उम्मीद तो वो करते ही नहीं थे। लेकिन यहाँ तो न्याय की भी उम्मीद करना बेईमानी हो रहा था। तो कहते नहीं, अब तो लड़ना है और लड़ करके हमको जीत लेनी है। तो इसके बाद वहां से जब और आगे चीजें बढ़ती हैं, लाहौर से आने के बाद फिर वो आके मिलते हैं चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। स्थितियां बड़ी विकराल होती हैं। कई क्रांतिकारी आंदोलन के बहुत सारे क्रांतिकारी जेल में होते हैं और काफी बड़ा समय चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। बाद में पहले वो कानपुर, और कानपुर के बाद जब कानपुर में गिरफ्तारियां बढ़ती हैं तो अंत समय में उनके साथ इलाहाबाद। आखिरी के समय में, जैसा कई लोगों ने लिखा है, हमारे माननीय न्यायमूर्ति जी ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि आखिरी के दिनों में चंद्रशेखर आजाद बहुत ज्यादा भरोसा करते थे सुरेंद्र पांडे जी पर। और एक कमरे में, मृत्यु के पहले की रात तक एक कमरे में वो दोनों साथ रहा करते थे। मित्रों, ये जो मैं बात बता रहा हूँ इसमें कहीं भी ऐसी बात नहीं है कि चूंकि मुझे अपने परिवार की बात करनी है तो उसमें कुछ बातें कम हो या कुछ ज्यादा हो, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल पूर्णतया सत्य है। एक कृष्ण बिहारी मूल जी लखनऊ के बहुत प्रसिद्ध शायर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता नहीं। और सच अगर घटे या बढ़े तो सच ना रहे, और झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं। तो सच को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। सारी बातें ऐसे ही चलती रहती हैं। और आजाद की मृत्यु के थोड़ा पहले तक, आजाद की
क्रांति से सबक लेकर हमारा क्रांतिकारी आंदोलन आगे बढ़े, तो देश से 3 क्रांतिकारियों का चुनाव होता है, विश्वनाथ वैशंपायन, सुरेंद्र पांडे और यशपाल जी। इसमें से विश्वनाथ वैशंपायन जी का कानपुर में गिरफ्तारी हो जाती है मुखबिरी के कारण, तो अंत में इन दोनों लोगों का नाम आता है। मार्च के महीने में रूस जाना होता है, लेकिन 27 फरवरी 1931 के दिन क्योंकि मुखबिरी के कारण आजाद जी की एनकाउंटर में हत्या हो जाती है और ये कार्यक्रम इसी रूप में सफलता से रुक जाता है। चीजें इसी प्रकार आगे बढ़ती हैं। फिर उसके बाद दल का पुनर्गठन होता है, दल में उनका प्रमुख स्थान होता है। उत्तर भारत के सभी प्राय बड़े क्रांतिकारी उनको अपना नेता मानते हैं और इसकी जो भी क्रियाकलाप क्रांतिकारी आंदोलन को आगे ले जाने के लिए करने के संभव होते हैं, सुरेंद्र पांडे जी अपना पूरा जीवन लगाते हैं। 14 वर्ष की लगभग जेल है। देश के बड़े मुकदमे जिसमें लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस और अन्य मुकदमों में कानपुर, फतेहगढ़, देवली, लाहौर आदि जेलों में उनका जो है 14 वर्ष का कारावास है। और उसके बाद में कई बड़े अखबारों में पत्रकारिता, जैसे विश्वमित्र, वीर अर्जुन और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों में पत्रकारिता करते हैं। और नोआखाली के दंगों के समय गांधी जी के साथ वो जब शांति मिशन होता है तो उसमें भी रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं। और आजादी के बाद फिर योग के भी जो इसका प्रसार करने के लिए विश्व के कई देशों में उन्होंने यात्राएं करते हैं और मृत्यु तक इन्हीं सब कार्यों में लगे रहते हैं। यही उनका जीवन था। इसी प्रकार से उन्होंने लोगों को प्रेरणा दी। बहुत सारी घटनाएं हैं उनके जीवन की, लेकिन अब समय केवल उन पर बात करने का नहीं है। ये तो एक माध्यम है सुरेंद्र पांडे जी। कानपुर तो क्रांति की उर्वरा भूमि है और यहाँ पर क्रांतिकारियों को आप देखेंगे तो इतना बड़ा, आप जिस जगह नजर देते हैं, क्रांतिकारियों के कारनामों से कानपुर भरा पड़ा हुआ है। ऐसे नाम मैंने फिर से गिनाए, शिव वर्मा जी, विजय कुमार सिन्हा जी, जयदेव कपूर जी। और उसके बाद जो नई पीढ़ी में आते हैं, एक रेड गार्ड्स नाम की संस्था बनती है जिसमें शालिग्राम शुक्ला जी, वीरेंद्र पांडे जी, हलधर वाजपेयी जी और इसके बाद जागेश्वर प्रसाद त्रिवेदी, बड़े ये क्रांति, और इसमें शिव कुमार मिश्र जी, राम स्वरूप पांडे जी, कितने नाम थे जो क्रांतिकारी आंदोलन को कानपुर ने दिए। आप बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा, लेकिन उनके नाम कम नहीं होंगे। इतने नाम है कानपुर का इतिहास। तो हमारा प्रयास ये है, देखिए हम अपने आप को केवल एक मात्र, हम जो संस्था के लोग हैं, हमारा उद्देश्य केवल अपने आप को एक सफाई कर्मी की तरह है। जो उनके चित्रों पर धूल जम गई है उसको साफ करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कोई बड़ा काम करने के हम लोग ये नहीं कहते कि हमारा कोई बहुत बड़ा काम करने हम जा रहे हैं। कानपुर के क्रांतिकारियों और सेनानियों का, जिसमें और भी केवल क्रांतिकारियों की बात ही नहीं, कानपुर तो देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी और बालकृष्ण शर्मा, नगीन, नारायण प्रसाद अरोड़ा, राधा मोहन गोकुल जी, कैसे नाम हैं जिन्होंने पूरे देश को दिशा दी। तो हमें इन सबके नामों को आगे लाना है। केवल एक व्यक्ति, एक परिवार के लिए हमने नहीं बुलाया, ये तो एक निमित्त मात्र है इस काम को आगे ले जाने का। हम और आप सब मिल करके सब ये प्रयास करें कि हम सब कुछ न कुछ अपने जीवन में योगदान दें, कुछ समय निकालें और ऐसे चित्र जिन पर धूल जमी हुई है उनको साफ करें, उनको अपने घरों में लगाएं और उनके जीवन से कुछ सीखें। अभी मैं एक कार्यक्रम में था, भगत सिंह के ऊपर एक पुस्तक का उद्घाटन था, तो मैं वहाँ कुछ मुझे बोलने के लिए बुलाया गया और मैं जब बाहर आया मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ऐसी बात हुई, एक महिला थी, वो मुझसे आकर के भले करती थी, मुझसे आके मिली, बोली भैया आपने बोला तो बहुत अच्छा, लेकिन मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि मुझे क्रांतिकारियों के संबंध में कुछ किताबें चाहिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मुझे केवल भगत सिंह और आजाद पर नहीं चाहिए, मुझे जो ये और क्रांतिकारी हैं जिनका अनाम क्रांतिकारी, जिनका योगदान बहुत ज्यादा है, मुझे कुछ इन पर भी पढ़ना है। तो चेतना तो लोगों में आई है, लोग जानना चाहते हैं। तो उसी अवसर के लिए हम लोगों का प्रयास है कि सब एक एक करके ऐसे लोगों को आपके सामने लाएं और ऐसे नामों को सभी के बीच लाएं, जिससे हम सबको प्रेरणा मिले उनके व्यक्तित्व से, उनके व्यक्तित्व से कुछ करने की। यही हमारा उद्देश्य है और शायद